केजरीवाल के घर पर हुआ हमला, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा गया। सिसोदिया बोले बीजेपी के गुंडों ने की तोड़फोड़। बलिया में पेपर लीक के बाद एक्शन में योगी सरकार, आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश। राज्य के 24 जनपदों में कैंसिल हुई परीक्षा। मोदी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी। डीए अब 3% और बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक सम्मेलन को किया संबोधित। संबोधन में पीएम मोदी ने सुरक्षा के मुद्दे पर की बात, सभी को एकजुट रहने का दिया मंत्र। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसिड अटैक, पीड़िता ने तोड़ा दम। 2 महीने तक जिंदगी और मौत से जूझती रही पीड़ित, परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 4 से 5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 23 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, उसकी रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर ली जाएगी और उस रिपोर्ट पर भी बात होगी। बीएल संतोष जी 4 तारीख से और लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज़ की हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहाँ भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज़ किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं, जो भी संकल्प लिया है, उन्हें पूरा किया जाएगा और बीजेपी का विजन भी साफ तौर से दिखाई पड़ेगा। बता दें कि विधानसभा में सदन के पटल पर अगले 4 महीने का लेखा अनुदान पेश किया गया। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का संकल्प बीजेपी का संकल्प है और इसे पूरा किया जाएगा और इसी तरीके से 1 साल में महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया था, उस वादे को भी पूरा किया जाएगा। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने पदाधिकारी को हटाया है, इस सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। उसके साथ ही विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अभी जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और बीजेपी इसी जनादेश के अनुरूप काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बहुत जल्द सभी मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जब मैंने अपनी बात शुरू करी थी, तब मैंने ये कहा था कि अभी चूंकि ये प्रक्रिया चल रही थी और प्रक्रिया के बीच में ये एक मैं कहूँ कि एक ज़रूरी चीज़ होती है कि लेखानुदान हो या बजट हो, 31 मार्च से पहले प्रस्तुत होना होता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें रह गई हैं। हम उसको क्रमवार रूप से करेंगे। जो भी हमारा विजन है, वो भी विजन भी सामने आएगा, जो हमारे संकल्प हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, जो हमने वायदे किए हैं हम उन सभी को पूरा। तो लेखा अनुदान पेश किया गया। विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर साफ किया कि बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में जिन बातों को भी शामिल किया है, उसे पूरा किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी
दीपक खामरा जुड़ रहे हैं। दीपक, बीजेपी जीत से काफी उत्साहित है और कांग्रेस से जुड़े सवालों का मुख्यमंत्री ने खुलकर जवाब दिया और कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, बीजेपी को जनादेश दिया है, तो अब बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा किया जाए। जी दीपक। बिल्कुल दीपक, आप बताना, क्या मेरी आवाज आ रही है दीपक? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी बिल्कुल दीपक, अगर बता दें तो पुष्कर सिंह धामी जो है और पूरे जो है फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यकाल में हमने देखा दीपक जिस प्रकार कि बहुत ही कम समय मिला था पुष्कर धामी को, लेकिन फिर भी उनके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश में जो है अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन किया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। इसके साथ बता दें दीपक कि अब पुष्कर सिंह धामी को पूरा 5 साल का कार्यकाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, तो आगे की योजना उन्होंने जो तय की है उसको लेकर भी उन्होंने बड़े बयान दिए हैं। और उसमें हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तुरंत ही सिविल कोड जो है लागू कर रहे हैं। अब जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया, जैसे भाजपा का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो उसी रूप में जो है पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दीपक, मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया था उसमें क्या क्या इन्होंने संकल्प लिया था, क्या क्या वादे किए थे जनता के लिए। तो इसमें जो पहला है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना लागू की थी कि निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को 500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दी जाएगी। प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास, राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 500 प्रोजेक्ट का विशेष कोष तैयार किया जाएगा। दीपक, ये महिलाओं के लिए जो विशेष तरह की योजना बनाई थी बीजेपी ने उत्तराखंड में, वो महिलाओं के रूप में काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग भी उनको मिली, सहयोग भी मिला। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की बात आई थी, जहां लव जिहाद कानून को कठोर बनाना। दीपक, देखा गया था उत्तराखंड में देवभूमि है और वहां पर लव जिहाद के काफी मामले सामने आ रहे थे। तो ऐसे में जब सरकार ने योजना बनाई चुनाव में बीजेपी ने कि सरकार बनने के बाद ठोस कानून बनाना पड़ेगा, महिला थानों में संख्या दोगुना करना, 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत, ये सारी योजना जो बनी वो भी अब धरातल उतारने के लिए जो है योजना बन रही है। क्योंकि जब भी मंत्रालय आवंटित किए जाएंगे दीपक, तो उसमें ये भी योजना बड़ी ठोस तरीके से लागू की जाएगी। कृषि की बात करें तो किसानों के लिए कुल 8,000 रुपए की सहायता सीएम किसान प्रोत्साहन निधि के तहत जो है 2,000 अतिरिक्त सहायता दी गई थी। और उत्तराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कठोर बनाना, यानी जिस प्रकार जो गौ माता की अगर बात करें दीपक, तो इसमें भी सरकार ने नीति बनाई थी कि गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो और गौ माता की पूजा हो। और जिस प्रकार से छोटी मोटी घटना उत्तराखंड में आई थी गौ माता को लेकर, उन पर भी पूर्ण विराम लगे और इसके प्रावधानों में कठोर जो है नियम बनाने की बात कही थी। फिर दीपक बात आई थी ग्रामीण विकास की, तो उसमें जो है स्मार्ट विलेज कार्यक्रम 2025 तक जो है हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक ATM, ये सारी योजनाएं हैं। और मजबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पंचायत स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना, मनरेगा श्रमिकों को वेतन में वृद्धि, ये भी इसमें योजना बनी थी। फिर खेल की अगर बात करें दीपक, तो सशक्त खेल भूमि, ब्लॉक वार खेल प्रतिभा चिन्हितीकरण ट्रेनिंग एकेडमी, उत्तराखंड जिताएगा 2032 ओलंपिक खेलों का गोल्ड। यानी इसमें पहले ही जो है संकल्प किया गया था कि 2032 में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें उत्तराखंड के जो है काफी खिलाड़ी भागीदारी लेंगे और गोल्ड में भी अव्वल आने आएंगे। फिर कौशल विकास की दीपक बात कही गई थी, हर जिले में उत्तराखंड टूल रूम ट्रेनिंग और बहु कौशल विकास केंद्र खोलने की बात कही थी। और अंतिम जो इनका संकल्प था दीपक, वो था ग्राम सेवा समिति, यानी सरकारी सेवाओं योजनाओं के उचित क्रियान्वयन की व्यवस्था, 50 घरों के लिए उचित मानदेय पर एक स्थानीय ग्राम प्रबंधक की नियुक्ति। तो सारे इनके जो संकल्प दीपक, उस पर सरकार जो है बिल्कुल दीपक, ये सारे संकल्प तो कागज पर दर्ज हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे चर्चित संकल्प रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव पूर्व UCC की बात कही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और चुनाव जीत के बाद भी उन बातों को दोहराया और स्पष्ट किया कि उस दिशा में सरकार पहला निर्णय लेगी अपना। और अब विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, उस दिशा में क्या पहल होती नजर आ रही है? बिल्कुल दीपक, हमने स्पष्ट तौर पर देख लिया कि पुष्कर सिंह धामी ने जो अपना पहला वचन था वो पूर्ण कर दिया है और इसमें जो है सिविल कोड लागू भी किया गया है। लेकिन पहली बार इस कटघरे में भी अपना कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो 5 विवाह नहीं करता, 1 विवाह है, जिसके संतानें जो 3 है, कोई 10-12 संतानें भी नहीं है, तो उनके खिलाफ ही पहली कार्रवाई हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना को आगे जब बढ़ेगी तो तमाम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत जो इनके नियमों को उल्लंघन करेंगे,
सब पे कार्रवाई होगी। दीपक, ये सिर्फ कागजी में भाजपा का संकल्प पत्र नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जब पुष्कर सिंह धामी को दोबारा बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है, और इस बोझ को वो कार्य करके 5 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड आगे पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही इसमें सोच और रणनीति रहने वाली है। क्योंकि हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी भले ही मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में हारते नजर आए थे। तो चुनाव हारने के बाद भी अगर उनको बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो कोई ना कोई रणनीति तय हुई है और पूरा भरोसा पार्टी ने जताया है पुष्कर सिंह धामी में। तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत के दिनों में ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है दीपक कि सारे जो योजनाएं संकल्प पत्र में थी वो सरकार इस बार पूर्ण करने की पुरजोर कोशिश करेगी। दीपक जी, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए दीपक। तो स्पष्ट है कि बीजेपी फुल फॉर्म में है, और फुल फॉर्म बीजेपी का इस कारण है क्योंकि जनता ने दिल खोलकर समर्थन दिया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है, और ये रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरी बार लगातार शासन संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, और ऐसे में संकल्प पत्र की सभी बातों को धरातल पर उतारने के लिए सरकार संकल्पित दिख रही है। ऐसी बातें मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से भी कही है, विधानसभा में कहा है, और यूसीसी पर भी सरकार काम कर रही है। हमारी नजर बनी रहेगी सरकार के हर कामकाज पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान भी बच्चों के लिए समय जरूर निकालते हैं। सीएम धामी ने अपने बेटों के साथ साइकिल चलाई और अपने बचपन के दिनों में खो गए। सीएम धामी ने कहा कि हृदय से कोमल, मन से सच्चा हो जाना अच्छा होता है, बच्चों संग बच्चा हो जाना। वहीं बच्चों से आग्रह जब बच्चों ने उनसे किया कि कुछ देर उनके साथ समय बिताएं, तो सीएम धामी बच्चों के साथ साइकिल चलाकर अपने बचपन को दोबारा बच्चों के साथ जीते दिखे, काफी खुश दिखे। सीएम धामी ने कहा कि साइकिल व्यायाम का एक बेहतरीन साधन है, ये हमें शारीरिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त रखने में बेहद कारगर होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी दिन में कुछ पल अपनी सेहत के लिए अवश्य निकालें। उत्तराखंड के देहरादून में बीते विधानसभा की सत्र की शुरुआत हुई है। इस सत्र में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख हुआ है उन सभी से प्रेरणा लेकर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगी ताकि उत्तराखंड उत्कृष्ट राज्य बन सके। इसके अतिरिक्त काबीना मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलेगा और यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं विकसित होंगी। उन्होंने होमस्टे का जिक्र किया और निश्चित रूप में होमस्टे बहुत ही सक्सेसफुल योजना है। दीनदयाल उपाध्याय गृह विकास योजना जिसमें होमस्टे आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। इससे हमारे गांव के अंदर हम डेस्टिनेशन बनाएंगे, गांव के अंदर सुविधा प्रदान करेंगे ताकि लोग गांव में रह सकें और जनजीवन को देख सकें। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं टिमरसन महादेव के अंदर जो हमारी नीति घाटी में है, सीमांत में है, वहां पर जो शिवलिंग का निर्माण होता है, स्वयंभू शिवलिंग का अमरनाथ की तर्ज पर, तो उसको भी हम खोल रहे हैं डेस्टिनेशन के रूप में ताकि हमारे सीमांत गांव जो है वहां एक्टिविटी चालू हो। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर बैठक भी की गई। बता दें कि मंदिर समिति के प्रस्तावित बजट में तीर्थ यात्रियों को सुविधाओं को लेकर बातचीत की गई। साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत अधीनस्थ मंदिरों की व्यवस्था, पूजा व्यवस्था, संस्कृत विद्यालय, विद्यापीठ, फार्मेसी, विश्राम गृहों का रखरखाव, तीर्थ यात्रियों के पेयजल और आवास की व्यवस्था, प्रचार प्रसार, भोग व्यवस्था और यात्रा सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 67.22 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पास करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय की अध्यक्षता में बैठक में लिए गए निर्णयों से यहां आने वाले पर्यटकों को सीधे तौर पर फायदा होगा। समिति के स्थायी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड के अभिभाषण से मंगलवार को 5वें विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में 5 साल की उपलब्धियों के साथ ही राज्य के विकास के लिए सरकार के संकल्प भी बताए और कहा कि सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को देखते हुए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पूर्व फौजियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि योजना शुरू की जाएगी। मंगलवार को राज्यपाल ने अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत की। अपने 56 मिनट के अभिभाषण में प्रदेश सरकार के पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी साझा की तो राज्य सरकार के लिए प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने कहा कि मिशन मायापुरी के तहत हरिद्वार को योग के अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थल के रूप में विकसित करने को गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उत्तरकाशी की लाइफलाइन कही जाने वाली जोशियाड़ा और मुख्य शहर जोशियाड़ा को जोड़ने वाले पुल पर अवैध रूप से हो रहे डंपिंग से पुल को खतरा बढ़ गया है। 2013 की बाढ़ के बाद बने इस पुल के दोनों तरफ लोग मकान का मलबा डाल रहे हैं, जिससे इसकी सपोर्टिंग वायर गलने के कगार पर आ गई है। इस कारण यहां स्थानीय निवासी काफी नाराज भी हैं। वहीं विभागीय अधिकारी अन्य विभागों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग का कहना है कि इसके लिए नगरपालिका और एनजीटी जिम्मेदार है। वहीं नगरपालिका का कहना है कि पुल लोक निर्माण विभाग का है और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। इसमें पूर्व में भी संज्ञान में आया था कि कुछ लोग जो है अपने घरों का मलबा पुल के साइड में डालते हैं, तो इस पर भी कार्रवाई पूर्व में की गई थी और वहाँ पर जो भी मलबा वलबा पड़ा होता उसका एकत्रित करके अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई हेतु प्रशासन को भी लिखा गया था और पुनः आपके द्वारा ये चीज़ संज्ञान में लाई गई है, क्योंकि इस पुल को बने हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं और वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र और भी एनजीटी और जो भी बहुत सारे डायरेक्शन इश्यूज़ हैं, तो प्रशासन और नगर पालिका क्षेत्र में होने के लिए उनको भी इसके संबंध में अभी अवगत करा दिया जाएगा। उत्तराखंड के सतपुली में अस्पताल का बिजली कनेक्शन जुड़ गया है। आपको बता दें कि बीते 8 महीने पहले बिजली बिल बकाया का भुगतान न होने के कारण यूपीसीएल ने कार्रवाई करते हुए 22 फरवरी को सतपुली चिकित्सालय का विद्युत संयोजन काट दिया था। विद्युत कनेक्शन काटे जाने से चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई थी। अस्पताल में उपलब्ध पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन शोपीस बनकर रह गए, जिससे यहां आने वाले मरीजों को बैरंग ही लौटना पड़ता था। चौबट्टा खाल विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद यूपीसीएल ने अस्पताल का बिजली कनेक्शन फिर से बहाल किया है। उत्तराखंड के कालाढूंगी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कालाढूंगी, रामनगर और हल्द्वानी थाने के अंतर्गत चोरी करने वाले गिरोह का कालाढूंगी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कालाढूंगी में बीते दिनों चोरों ने चोरी की कई वारदात को अंजाम देते हुए लोगों को भयाक्रांत कर रखा था। पीड़ितों ने मामले की शिकायत थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा था। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी किए सामान के साथ चोरों को धर दबोचा। पुलिस पकड़े गए चोरों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी गई है। नॉर्थ इंडिया में एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। इसके जगह जगह प्रत्येक कस्बे में, चौराहे पे, मेन रोड पे होल्डिंग लगे हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ कालाढूंगी पर होल्डिंग चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में थाना कालाढूंगी पे एक एफआईआर पंजीकृत किया गया। इसके अलावा एक एफआईआर रामनगर में, एक हल्द्वानी में एफआईआर पंजीकृत की गई है चोरी के संबंध में। इस चोरी के संबंध में 2 व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक का नाम जुबेर है जो कालाढूंगी का रहने वाला, एक सलीम
जो क्या कहते हैं हल्द्वानी का रहने वाला है, दोनों से चोरी किया गया, माल बरामद हुआ। उत्तराखंड का जोशीमठ दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक श्रीमणि रत्नम यंत्र जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में जल्द ही स्थापित किया जाएगा। द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुखेश्वरानंद महाराज जी ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक श्रीमणि रत्नम यंत्र है। ये 4 फुट बड़ा और 500 किलो वजन का है। उन्होंने कहा कि इस स्फटिक श्रीमणि यंत्र से सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। ये दुनिया का दुर्लभतम स्फटिक श्रीमणि यंत्र है। श्री यंत्र बना करके उसकी पूजा करने से सकल कामनाओं की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यंत्र जितना छोटा होता है तो यंत्र के प्रत्येक कोण में अलग अलग देवियों का निवास है, तो उनकी पूजा करने में उतनी ही कठिनाई होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यंत्र अगर बड़ा होता तो वहाँ पर हमको एक एक देवी का स्थान कल्पित करके उसकी पूजा करने में सरलता सुगमता होती, इसलिए बड़ा बनाया जाता है। लेकिन स्फटिक मणि जो है ये जमा हुआ पानी है, जैसे आपके हिमालय में। हरिद्वार में ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि सिडकुल क्षेत्र में रहने वालों के बैंक खाते से ठगों ने लगभग 3,24,000 रुपए गायब कर दिए। पीड़ित युवक की बहन की शादी थी, जिसमें युवक ने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक में नकदी जमा किए थे, जिसके बाद युवक के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। बात करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी का बताया और KYC के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी ली। इसके बाद खाते से 3,24,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने ठगी की शिकायत थाने में की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जांच के दौरान साइबर सेल ने 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। पीड़ित ने अपने साथ हुई ठगी के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिर मैंने उसको ब्लॉक करवाया। गए कितने टोटल? तो फिर हरिद्वार वन विभाग के नए DFO दीपक ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद दीपक कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरिद्वार में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने सबसे पहले बताया कि चुनौती वनों को अग्नि से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेंजर की टीम तैयार कर ली गई है। वनों को अग्नि से बचाने के लिए लगातार वनों की सफाई और टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। दीपक कुमार ने कहा कि वन्य जीव को आबादी क्षेत्र से रोकने के लिए सिंचाई विभाग से बात की गई है। उनको कहा गया है कि नदियों में उचित मात्रा में जल का स्तर रखा जाए ताकि वन्य जीव आबादी क्षेत्र की ओर न जाएं। DFO ने कहा कि हरिद्वार में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। आए दिन हाथी और गुलदार जैसे खतरनाक जानवर आबादी क्षेत्र में घुस आते हैं। इन जानवरों को रोकने के लिए हरिद्वार में विलेज प्रोटेक्शन फोर्स गठित किया जाएगा। इस फोर्स में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो जंगल और वन्य जीव के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन अवैध न हो। देखिए, यदि हरिद्वार वन प्रभाग की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में शायद ही कोई वन प्रभाग होगा जिसके ऊपर इतना बायोटिक का प्रेशर है। आप देखेंगे तमाम पॉपुलेशन यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, यहाँ पे लोकल जनता है, इन सब का काफ़ी दबाव है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम नमामि गंगे के अंदर प्लांटेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम तरीके का प्लांटेशन, चाहे वो कैंपा में हो, बहुउद्देशीय हो, करते रहते हैं। लेकिन प्लांटेशन तभी सक्सेस होगा जब हम उसको बायोटिक जो कंपोनेंट है उसको कंट्रोल। चमोली के गोपेश्वर का PG कॉलेज में NSS कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को जन जागरूकता रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जिसमें कॉलेज के बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीम को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उत्तराखंड के मथुआ महामेला की शुरुआत दिनेशपुर में हो गई है। हरिमंदिर परिसर में 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के पहले दिन महावारुणी स्नान के दौरान लगभग 1 लाख लोगों ने कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई। वहां मेले में लाखों लोगों के जुटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे।
मेला शुरू होने से पहले ढोल नगाड़े और शंख ध्वनि के बीच महिलाओं ने मंदिर परिसर स्थित कामना सागर की सप्त परिक्रमा के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। मेले के पहले दिन लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने कामना सागर में डुबकी लगाई। मंदिर परिसर के आसपास विशाल मेला लगाया गया है। अब चूंकि कोरोना के कारण बीते 2 साल से महावारुणी स्नान कार्यक्रम नहीं हो सका था, इसलिए इस बार हो रहे स्नान कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने महावारुणी कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए पहले से ही इसके प्रबंध कर रखे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और आवश्यक जो भी फोर्स का व्यवस्था करना है उसके लिए हमें प्रबंधन करेंगे और वहाँ पे आवश्यक सभी शांति व्यवस्था और मेले का भीड़ प्रबंधन के लिए जो भी व्यवस्था है उस सबको उनको सुचारू रूप से करने के लिए निर्देश दिया गया है। पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने जन्म लिया था मधु कृष्ण त्रयोदशी के दिन, तो इसी दिन को सारे मथुआ भक्त सभी संप्रदाय शुभ मानते हैं। ठाकुर जी के जन्मदिन के केंद्र करके सारे कामना सागर में डुबकी लगाते हैं। पूरा भारतवर्ष से भक्तगण आते हैं। उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र में अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने औचक छापा मारकर कार्रवाई की और भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने अफीम की खेती करने के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से अफीम की खेती कर 700 पौधे लगाए गए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे नष्ट किया। बरामद सामग्री को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मौके से करीब 12 किलो अफीम के पौधे सहित 2 किलोग्राम अफीम भी बरामद किया गया है। प्रयाग फार्म के पास एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके तहसीलदार के साथ मैं पुलिस फोर्स भेजा गया, जहां मौके पर असारुल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने 300 फीट जगह पे अफीम की खेती कर रहे थे, जिसमें पोस्ता व पेड़ बरामद हुए हैं। 2 केजी पोस्ता मिला है और 700 पेड़ मिले हैं अफीम के, जो कि अवैध है। उससे लाइसेंस तलब किया गया, कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। उत्तराखंड में अवैध अफीम की खेती करना अवैध है। एनडीपीएस का एक मुकदमा लिखकर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।